हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ स्पेशल टेक्निक्स स्टडी करेंगे और इन्हीं टेक्निक्स के साथ साथ कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल नए हैं। आपने शायद किसी भी बुक में उन कॉन्सेप्ट्स को, उन टेक्निक्स को नहीं स्टडी किया होगा। तो मान लीजिए कि आपको एक इंटीग्रल दे रखा है और इंटीग्रेंड उसका ऐसा है x टू द पावर m इंटू a प्लस बी एक्स टू द पावर n होल टू द पावर p dx। बहुत ही ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है और इस फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस जेई मेंस और जेई एडवांस्ड में पूछे जाते हैं। अभी मैं जेई मेंस और जेई एडवांस्ड के भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और साथ ही साथ कुछ नई टेक्निक्स भी आपको बताऊंगा। तो आपको ऐसा एक इंटीग्रल दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें जो ये m या n या p है ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये इंटीजर है। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि m n p इट मे बी एनी रैशनल नंबर, ये कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। यानी कि ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -4/3 भी हो सकता है। तो ये जो m n और p है कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट केसेस के लिए इस तरह के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले केस 1 तो ये हो सकता है, जो सबसे सिंपल केस होता है कि अगर p एक पॉजिटिव इंटीजर है, p बिलोंग्स टू z+ का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर ये p एक पॉजिटिव इंटीजर है तब तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर है इसका मतलब इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को आप यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड कर सकते हैं और इसके कुछ फाइनाइट टर्म्स होंगे, उन टर्म्स को आप x टू द पावर m से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको ऐसा दे रखा है कि 2 + 3x² और यहाँ पर है पावर मान लेते हैं क्यूब है, तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी मान लेते हैं कि x टू द पावर 10 है और इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या करिएगा, बहुत सिंपल है, आप ये 2 + 3x² होल क्यूब इसको एक्सपैंड कर दीजिए। अगर ये 3 की जगह मान लीजिए कि यहाँ पर 13 रहता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको भी आप बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड कर सकते हैं और जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो x के डिफरेंट पावर्स आपको मिलेंगे, उन सभी को आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहला केस तो बहुत सिंपल केस होता है और इस केस से कभी क्वेश्चन भी आई डोंट थिंक जेई एडवांस वगैरह में पूछा जाएगा। तो इस केस को तो अब भूल जाते हैं, बस बताने के लिए मैंने बता दिया। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट केस है वो ये है कि अगर m कुछ इस तरह का हो कि m + 1/n ये एक इंटीजर हो जाए। तो दूसरा केस ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि m ऐसा एक नंबर है सच दैट m + 1/n इज़ एन इंटीजर, और ये इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में आप कैसे इस तरह के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है कि ये जो p है अगर कोई फ्रैक्शन है तो p को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r/s, क्योंकि हमने अज्यूम कर रखा है ना कि m n p ये सभी रैशनल नंबर्स हैं, तो p को आप r/s लिख सकते हैं। तो आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए कि a + bx टू द पावर n दिस इज इक्वल टू t टू द पावर s। अब आप कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। मैंने ऐसा इसलिए किया कि अगर आप a + bx टू द पावर n को t टू द पावर s करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, t टू द पावर s और ये p क्या है, r/s। तो जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है ना वो कैंसल आउट कर जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है सेकेंड केस के लिए। सेकेंड केस में क्या हुआ कि m + 1/n एक इंटीजर आया, तो आप ये वाला सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए और ये सब्स्टिट्यूशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह के खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। आप लॉजिकली ऐसे देखिए कि ये ब्रैकेट के अंदर कुछ है, आप चाहते हैं कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए और ये जो p है वो r/s है, फ्रैक्शन है। तो आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करिएगा, इस a + bx टू द पावर n को t टू द पावर s कर दीजिए। तो जब इस चीज़ का हम लोग होल टू द पावर p लेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा s × r/s, ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा। इस मेथड पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना है x टू द पावर 13 × 1 + x टू द पावर 7 होल टू द पावर 3/5
और यहाँ पर dx है। तो अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, आप ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करिए 1 + x⁻⁷ दिस इज इक्वल टू t⁵ ये वाला सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें पावर है 3/5। तो अगर हम लोग 1 + x⁻⁷ को t⁵ लेंगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो t⁵ इंटू 3/5 ये जो फ्रैक्शनल पावर है ना ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करिए। तो ये जो जनरल रूल होता है ना कि जब भी m+1/n एक इंटीजर मिल जाए तो आप क्या करिए a + b x⁻n इस चीज़ को t⁻s से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब यहाँ से जब आगे इसको सॉल्व करिएगा तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा 7x⁻6 dx इज इक्वल टू 5 t⁴ dt हो जाएगा। अब ये x⁻13 है तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लें तो एक हो जाएगा x⁻7 और एक हो जाएगा x⁻6। x⁻6 तो dx के साथ चला जाएगा, x⁻6 dx करेंगे तो ये 5/7 t⁴ dt हो जाएगा। और ये x⁻7 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं t⁵ - 1। तो ये जो x⁻13 है इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। उसके बाद ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी इसको कर देता हूँ। 5/7 x⁻7 को हम लोग कर देते हैं t⁵ - 1 और यहाँ से एक आ जाएगा t⁴ dt रहेगा। और ये जो है ना 1 + x⁻7 टू द पावर 3/5 तो ये हो जाएगा t³ t³ क्यों हुआ, बहुत सिंपल है, ये पूरा है t⁵, इसमें आप करिएगा होल टू द पावर 3/5 तो ये 5 कैंसिल हो गया। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, ये t⁻7 हो गया और ये t⁵ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/7 इंटीग्रल t⁻12 - t⁻7 dt। तो ये हो जाएगा 5/7 इंटीग्रल यहाँ आ जाएगा t⁻13/13 - t⁸ अब इसमें आप t की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो t क्या है, 1 + x⁻7 होल टू द पावर 1/5। तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये तो दूसरा केस हुआ। तीसरा केस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये जेईई मेंस और एडवांस्ड में पूछा गया है वो ये होता है कि अगर m+1/n + p ये मिल करके अगर इंटीजर बन जाए तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन करें, तो हम लोग इस चीज़ को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इस केस में आपको क्या करना है, बहुत ही आसान एक ट्रिक है और वो ट्रिक बहुत जगह लगता है कि ये जो इंटीग्रेंड है ना इसमें जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में x⁻n है तो आप क्या करिए कि इस x⁻n का कान पकड़ के इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप यही वाला टेक्निक लगाएंगे तो आपको सब कुछ अपने आप झलक जाएगा, दिखने लगेगा कि क्या हो रहा है। तो थर्ड केस में क्या करना है, ये है a + b x⁻n। आप x⁻n को ब्रैकेट से बाहर निकालिए। इसको जब बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये p का पावर है तो इसके कारण भी अल्टीमेटली ये x⁻n p हो जाएगा। तो इसको x⁻n को जैसे ही आप ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे अपने आप आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका है और ना सिर्फ ये इस तरह के एक्सप्रेशन में काम आता है, ये तो एक फॉर्म ऑफ इंटीग्रेंड हो गया। मैंने देखा है कि जेईई एडवांस्ड और जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये ब्रैकेट के अंदर 3 या 4 टर्म हो और डिफरेंट पावर्स ऑफ x हो। तो उस केस में भी आप कान पकड़ के x⁻ समथिंग ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये जो टेक्निक है ना, कौन सा टेक्निक, कि जो x⁻n है उसको आप ब्रैकेट से बाहर निकालिए। इस टेक्निक का यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड केस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जेईई मेंस और एडवांस्ड के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जो सबके सब इसी थर्ड केस पर ही बेस्ड हैं। जेईई मेन 2019 का ये प्रॉब्लम है, इफ इंटीग्रल dx/x³ 1 + x⁻6 2/3 दिस इज इक्वल टू x fx ये सब दे रखा है तो फिर आपसे fx की वैल्यू पूछ रखी है। तो ये जो इंटीग्रल है ये किस फॉर्म में है, जो फॉर्म मैंने अभी बताया था देखिए उसी फॉर्म में है। इसको अगर हम लोग उस फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं x⁻³ हो गया, ये हो जाएगा 1 + x⁻6 2/−2/3 और dx तो यहाँ पे रहेगा ही। तो जस्ट फॉर कंप्लीटनेस सेक अगर हम लोग ये भी चेक करना चाहें कि m+1/n + p क्या ये इंटीजर है तो आप चेक कर लीजिए क्या हो जाएगा, -3 + 1/n
ये क्या है 6। पहले तो आपको ये वाला पार्ट चेक करना चाहिए m+1/n। अगर यही इंटीजर हो गया तब तो आप क्या करिए, तब तो आप सीधे इस चीज़ को 1 + x⁻⁶ इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t³ से। t³ क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर p के डिनोमिनेटर में 3 है। तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन कब करेंगे, अगर m+1/n इंटीजर हो तब। लेकिन इस केस में देखिए m+1/n क्या हो जाएगा, -3 + 1/6, ये इंटीजर नहीं है। तब आप आगे बढ़िए, प्लस p भी करिए, तो प्लस करिए p क्या है -2/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एक इंटीजर आएगा, इसकी वैल्यू -1 हो गया, ये इंटीजर हो गया। यानी कि अब आपको क्या करना है, वही कान पकड़ने वाला मेथड लगाइए। इस x⁻⁶ को आप ब्रैकेट से बाहर निकालिए, कान पकड़ के बाहर निकालिए। इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये x⁻⁶ यहाँ है तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो x⁻⁶ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 1/x⁻⁶ हो जाएगा। तो ये मैनिपुलेशन अभी मैं करता हूँ, तो देखिए कैसा होता है ये। अब सबको मैं नीचे ही लिख देता हूँ, x³ आ गया, x⁻⁶ बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁻⁶ तो रहेगा ही, इंटू 2/3 करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन क्या है 1 + x⁻⁶ होल टू द पावर 2/3। तो अगर यहाँ से हम लोग x⁻⁶ को बाहर निकालेंगे तो इस पर भी इंटू 2/3 तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा 1, क्योंकि x⁻⁶ से तो पावर हमने खींच लिया तो ये 1 हो गया, प्लस हो जाएगा 1/x⁻⁶ और ये dx। ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, 2 × 4 + 3 7, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा x⁻⁷। और ये x⁻⁷ जो है ये इस 1/x⁻⁶ का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो अब आपको लग जाना चाहिए कि हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। आप क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 1 + 1/x⁻⁶ दिस इज इक्वल टू t³। ये सब्स्टिट्यूशन करिए। t³ क्यों करेंगे, क्योंकि t³ करिएगा तभी तो ये 2/3 वाला जो पावर है ना, तो जो डिनोमिनेटर में 3 है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ये सब्स्टिट्यूशन करिए, फिर इसको डिफरेंशिएट करिए तो हो जाएगा -6/x⁻⁷ नीचे में dx दिस इज इक्वल, ये आ जाएगा 3t² dt x⁻⁷, और dx ऊपर में है, यानी कि हमें ये जो पूरा है ना, ये dx/x⁻⁷ ये पूरा मिल करके हमें t² dt के रूप में कुछ एक एक्सप्रेशन दे देगा। और ये -6 है, 3 है, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये करने के बाद देखिए क्या होगा, dx/x⁻⁷ हो जाएगा t² dt, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये है t³ × 2/3। तो ये कैंसिल होकर के t² हो जाएगा। अरे तो नीचे वाला t² और ऊपर वाला t² दोनों कैंसिल हो गया, बहुत अच्छा, अब तो हमारा काम ही बन गया। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -12 t। अब t क्या है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये इंटीग्रल हो गया। अब क्वेश्चन में आपको इसी चीज़ को दूसरे फॉर्म में लिखा है, तो वो भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन में जो आंसर लिखा है वो इस फॉर्म में लिखा है, ये हो जाएगा -12 x⁻�6 को बाहर निकालेंगे और x⁻�6 टू दी पावर 1/3 करेंगे तो यहाँ पर x² आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + x⁻�6 टू दी पावर 1/3। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो चीज़ है ना, ये महाशय है x(f(x), तो इसको हम लोग लिख दें x(f(x) इज इक्वल टू -1/2x²। दिस इम्प्लाइज f(x) इज इक्वल टू -1/2x³। तो आंसर ये बी हो गया। f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2x³। तो इस क्वेश्चन में की स्टेप क्या था, की स्टेप ये था कि जो ब्रैकेट के अंदर 1 + x⁻⁶ है, x⁻⁶ को आप ब्रैकेट से बाहर निकालिए। ब्रैकेट से बाहर निकालिएगा तो सब कुछ आपको दिखता चला जाएगा कि अब हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया 1 + 1/x⁻⁶ इज इक्वल टू t³। ये क्वेश्चन भी जेईई मेन 2019 का है। इसमें भी देखिए दे रखा है इंटीग्रल √1 - x² डिवाइडेड बाई x⁴ dx। बेसिकली आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा घुमा फिरा करके ax इंटू √1 - x² टू द पावर m + c कर दिया है, यानी कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, ax कोई फंक्शन मिल जाएगा, उस ax टू द पावर m की वैल्यू आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाए। इसको भी आप उसी मेथड से सॉल्व करिए। किस मेथड से, x² को देखिए यहाँ पर x² है ना, इसको आप कान पकड़ के बाहर निकालिए। बाहर निकाल कर देखिए तो सही कि क्या होता है। आप चाहे तो चेक करने के लिए वो कंडीशन चेक भी कर लीजिए कि m + 1/n ये इंटीजर है कि नहीं। इस क्वेश्चन में देखिएगा तो ये इंटीजर नहीं आएगा, प्लस p करिएगा तो आपको इंटीजर मिल जाएगा। तो इस इंटीग्रेंड को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा x⁻⁻⁴, यहाँ फिर आ जाएगा 1 - x²
टू द पावर हाफ। इसमें जब आप m+1/n करिएगा तो क्या हो जाएगा, -4 + 1/2। ये देखिए इंटीजर नहीं है, प्लस हाफ कर दीजिएगा तब ये इंटीजर हो जाएगा। यानी कि हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, इस x² को ब्रैकेट से बाहर खींच के निकालते हैं। तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x⁴ तो है ही, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे x² को और ये टू द पावर 1/2 है तो ऊपर में x आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x² - 1 और ये dx तो रहेगा ही। तो ये कैसे हुआ देख लीजिए, आपने x² को ब्रैकेट से बाहर निकाला, यहाँ पे सिर्फ 1 है तो ये 1/x² हो जाएगा, माइनस ये 1 हो गया। अब ये x और x⁴ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x³, तो वो कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए x³। अब जैसे ही आप x³ करेंगे तो देखिए आपको दिखना चाहिए कि अरे ये 1/x² का तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x³ होता है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आप जैसे ही ये वाला सब्स्टिट्यूशन करेंगे या ये वाला मेथड लगाएंगे कि अंदर में जो x⁴n का टर्म बैठा हुआ है उसको ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि इस रेडिकल के अंदर जो चीज़ बैठा हुआ है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बाहर में मौजूद है, आपको दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब इस क्वेश्चन को आपको किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि रेडिकल के अंदर जो 1/x² है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में x³ वगैरह का कुछ टर्म आता है, यानी कि हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल कर सकते हैं। 1/x² - 1 = t² करिए। t² क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रूट अंडर है, t² करेंगे तो ये अपने आप ये रूट भाग जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, -2/x³ dx दिस इज इक्वल टू 2t dt। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो आपको दे रखा है dx/x³ है ना यहाँ पे, और dx/x³ यहाँ भी आ गया, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो dx/x³ की जगह आप -t dt लिख दीजिए तो ये हो जाएगा, dx/x³ की जगह कर दीजिए t dt, और ये रूट अंडर क्या है, रूट अंडर t² तो वो क्या हो जाएगा, एक और t आ गया। तो t और t मिलकर के क्या हो जाएंगे, t² dt। t² dt का इंटीग्रल क्या होता है, बहुत सिंपल है, वो हो जाता है t³/3। तो t की जगह यहाँ पर आप लिखिएगा रूट अंडर 1/x² - 1, तो ये हो जाएगा 1/x² - 1 टू दी पावर ये आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर एक 3 आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 - x² टू दी पावर ये आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई ये x² को हमने नीचे ले लिया है और टू दी पावर 3/2 है तो ये हो जाएगा 3x³। इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 - x² होल क्यूब, और ये नीचे में यहाँ क्या आ जाएगा 3x³। और आंसर में सब जगह एक माइनस भी था जिसको हम लोग भूल गए, क्योंकि माइनस आया था ना ये dx dt करने से, तो यहाँ भी माइनस करिए, यहाँ भी माइनस करिए, तो ax की वैल्यू आ जाएगी -1/3x³। आपसे पूछा है ax टू दी पावर m, यानी कि इसका टू दी पावर m की जगह रखिए 3, तो आंसर हो जाएगा -1/27 x टू दी पावर 9। तो C इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना था आपको, इस x² को ब्रैकेट से बाहर ले जाना था, वो करिए, आपका इस तरह का सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये IIT JEE 84 का प्रॉब्लम है, इसमें भी आप एग्जैक्टली वही ट्रिक लगाइए। आपको क्या करना होगा, ये जो x⁴ है इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल, ये dx रहेगा ही, x² तो रहेगा ही, x⁴ को बाहर ले जा रहे हैं और यहाँ पर टू दी पावर 3/4 भी है, तो वो दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे x³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा x⁴ और यहाँ आ जाएगा 3/4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है 1/x⁴, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेंगे तो आपको x⁵ मिलेगा। ये x⁵ ऑलरेडी यहाँ पर तैयार बैठा हुआ है आपके लिए, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं 1 + 1/x⁴, दिस इज इक्वल टू कर देते हैं t⁴। t⁴ इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर टू दी पावर 3/4 है, टू दी पावर 4 रखेंगे तो ये 4 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको ये फ्रैक्शनल पावर का झंझट खत्म। अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो हो जाएगा -4/x⁵ dx दिस इज इक्वल टू 4t³ dt। तो ये देखिए dx/x⁵ जो यहाँ पर है और dx/x⁵ यहाँ पर भी है, ये 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, तो dx/x⁵ इसकी जगह यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे -t³ dt लिख सकते हैं। ये माइनस तो यहाँ पे रहेगा ही, और ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगा, ये है पूरा t⁴
टू दी पावर 3/4। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो नीचे में भी टी क्यूब आ गया, ऊपर में भी टी क्यूब है, तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा माइनस, ऊपर में रहेगा टी क्यूब डी टी, नीचे में आ जाएगा यहाँ पर टी क्यूब, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी टी, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस टी। टी क्या है 1 + 1/x टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो उसमें ये दो मेथड से काम चल जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको इस इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जाती है। जेईई एडवांस वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपसे इस इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जा रही है, बल्कि इस इंटीग्रल और इससे मिलते जुलते एक इंटीग्रल, उसका कोई रिश्तेदार है, उसका चचेरा भाई है, उसका कजन ब्रदर है, उस इंटीग्रल के साथ इस इंटीग्रल का क्या रिलेशन है, दोनों इंटीग्रल में क्या रेशियो है, ये पूछा जाता है। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2006 का है। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही ट्रिकी प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें उलझ जाते हैं। इसमें आपको इस इंटीग्रल की, ऊपर वाले की या नीचे वाले की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी ही नहीं है। आपसे बस ये पूछी है कि मान लीजिए कि ऊपर वाला जो इंटीग्रल है उसको हम लोग I100 लिख देते हैं। I100 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें टू द पावर 100 है। नीचे वाला जो इंटीग्रल है ये I101 लिख देते हैं क्योंकि इसमें पावर क्या है 101 है। तो क्वेश्चन बस आपसे ये पूछ रहा है कि I100 और I101 में क्या रेशियो है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। दोनों में से किसी की भी एग्जैक्ट वैल्यू आपसे नहीं पूछी है, बस इन दो इंटीग्रल के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्तेदारी है, ये पूछा है। और ये दोनों इंटीग्रल देखिए कैसे हैं, बहुत ही मिलते जुलते हैं। तो इस तरह के जो इंटीग्रल हो ना, जिनका इंटीग्रैंड मिलता जुलता हो, जिनमें कोई रिलेशन हो, उसको मैंने नया नाम दिया है, उसको मैं कहता हूँ कज़न इंटीग्रल्स। कज़न मतलब इन दोनों के इंटीग्रैंड में कुछ रिश्तेदारी है। तो कज़न इंटीग्रल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके अभी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जेईई एडवांस 2006 का प्रॉब्लम है। इसी तरह का एक प्रॉब्लम जेईई 2003 में भी पूछा गया था, और इससे भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कज़न इंटीग्रल्स। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। ये तो मेरा फेवरेट मेथड है कज़न इंटीग्रल्स का, इससे सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ स्टैंडर्ड तरीका है यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड मेथड ऑफ रिडक्शन, जो आपको हर बुक में मिल जाएगा। तो मैं उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो रिलेटिवली थोड़ा सा आसान है, जो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व हो भी जाता है। लेकिन अगर जेईई पेपर सेटर्स चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को और भी डिफिकल्ट बना सकते थे। आपको इस इंटीग्रैंड में कुछ पावर डाल देते हैं, मान लेते हैं कि वो डाल देते हैं x टू द पावर 200 है और यहाँ पे x टू द पावर 150 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। तो वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है कज़न इंटीग्रल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।